हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE ऑन न्यूज चैनल पे। जी आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा और आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की, तो बिल्कुल उसी वादे के मुताबिक आज हम कैलोरीमेट्री को कंप्लीट करेंगे, इंक्लूडिंग द थ्योरी पार्ट, जिसमें मैं आपको फटाक से इसके सारे फॉर्मुलाज बता दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा एंड साथ ही साथ कुछ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ताकि हमें थॉट पूरा क्लियर हो जाए कि भाई कैलोरीमेट्री से अगर सवाल आएगा तो किस प्रकार का आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो तैयार हो तुम लोग, पेन और पेपर है तुम्हारे पास। सबसे पहले देखो भाई, जब मैं बात बोल रहा हूं कैलोरीमेट्री की, तो यहां पे फिजिक्स का एक नया पार्ट शुरू हो चुका है एंड इट्स ऑल अबाउट द थर्मल फिजिक्स। थर्मल इज समथिंग रिलेटेड टू द हीट, तो यहां पे हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो बोला जाता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हो तो अमाउंट ऑफ हीट जो आप प्रोवाइड कराना चाहते हो वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ऑब्वियस ये बात है, ज्यादा पानी उबालोगे, थोड़ा पानी उबालोगे, तो भाई किसमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी? ज्यादा पानी में। तो मास ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के चेंज पे। टेम्परेचर का चेंज यानी कि कितना आप चेंज करना चाहते हो। पानी को 0 से 100 डिग्री उबालने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक ले जाने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। समझते हो ना बात को? तो वो टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करता है, आप चेंज कितना करना चाहते हो। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर चेंज चाहते हो तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अगर आप कम टेम्परेचर का चेंज चाहते हो तो आपको कम हीट देनी पड़ेगी, है ना। ये बड़ा सिंपल सा फंड होता है भाई। सर्दियों में तुम्हें भी तो पता है, जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर का चेंज चाहिए, हमें ज्यादा गर्मी चाहिए। ज्यादा गर्मी चाहिए तो हीट ज्यादा चाहिए, तभी तो टेम्परेचर के चेंज ज्यादा होगा, है ना। ये वो वाली बात है। एनीवेज, जब यहां से इन चीजों को कंबाइन किया तो Q प्रोपोर्शनल आ रहा था M डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कि हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना। तो CM डेल्टा T। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट देते हो, किसी भी बॉडी का अगर आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, जिसका मास M है उसका स्पेसिफिक हीट C है, तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी? MC डेल्टा थीटा, MC डेल्टा T। देखो, अब इसी चीज को कुछ लोग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। हो सकता है कि C की जगह आपको S दिख जाए, हो सकता है डेल्टा T की जगह आपको डेल्टा थीटा दिख जाए। तो घबराना मत, दोनों ही हमारे पास स्पेसिफिक हीट होते हैं भाई, स्पेसिफिक हीट है दोनों ही। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है कि हाय रब्बा ये क्या हो गया, C की जगह S आ जाए तो हम क्या करेंगे, है ना। दोनों ही स्पेसिफिक हीट होते हैं बेटा, दोनों ही हमारे स्पेसिफिक हीट होते हैं और इन दोनों का मतलब ही टेम्परेचर चेंज होता है। मेरी अक्सर आदत खराब है, मैं टेम्परेचर चेंज को डेल्टा थीटा से लिखता हूं और स्पेसिफिक हीट को S से लिखता हूं। तो मेरे नोट्स में आपको स्पेसिफिक हीट S से दिखेगा और टेम्परेचर का चेंज डेल्टा थीटा से दिखेगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो मेरे नादान बच्चे, यहां से स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जो निकलता है, इट कम्स आउट बी Q अपॉन M डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट की एक परिभाषा बनती है एंड ये कहती है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री ऑफ केल्विन, जो भी कर सकते हो। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन, कुछ भी बोलो, है ना। The specific heat of a defined as the amount of temperature, ये सारी बातें मैं तो बता चुका हूं तुम लोगों को, है। बेटा इसका फॉर्मूला क्या, यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट की हम बात कर लें तो फ्रॉम हियर यू कैन सी, बेटा जो हीट होता है ना उसको हम लोग जूल में लिखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आगे चल के चीजों को और क्लियर करते हैं, जो कि अगर एनर्जी ही है, यार क्या लिख रहा हूं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के लिए हम लोग यूनिट लगाते हैं बेटा जूल। पर पता है जब आप हीट की बात करोगे ना, यहां पे जूल से ज्यादा कैलोरी काम आएगा बेटा, है ना। जब आप हीट की बात करते हो तो यहां पे जूल से ज्यादा यूज कैलोरी का आने वाला है। तो आप याद रखना, कैलोरी ही हम हीट के लिए यूनिट को लिखेंगे, जूल भी लिखते हैं। तो ऐसे ही स्पेसिफिक हीट की बात करें तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और अगर जूल में लिखोगे तो जूल पर केजी केल्विन। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, ठीक है।
ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से सिस्टम को फॉलो करोगे। ज्यादातर जो आपके यूज आएगा वो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस काम आने वाला है, देख लेना आप लोग, आगे काम आएंगी सारी बातें। तो अगर आप सीजीएस सिस्टम को यूज कर रहे हो तो ग्राम डिग्री के साथ कैलोरी लगा देना और किलो जूल, किलो केल्विन के साथ जूल लगेगा, वो तो ऐसा ही सिस्टम की बात होती है ना। चलिए भाई, यहां तक तो सारी बातें लिख ली होगी आप लोगों ने, देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़े आगे। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो भी किसी यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिटराइज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। किसी भी यूनिट मास के टेम्परेचर में अगर यूनिटराइज करना है, यूनिटराइज मतलब सर ये क्या है, टेम्परेचर में यूनिटराइज, टेम्परेचर में यूनिटराइज का मतलब क्या होता है, अरे मतलब डेल्टा थीटा आप या तो 1 डिग्री ले लें या फिर 1 केल्विन ले लें, दोनों चलेगा बेटा। टेम्परेचर में यूनिट राइज का मतलब होता है कि टेम्परेचर का चेंज या तो 1 डिग्री हो या फिर 1 केल्विन हो, कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो किसी भी यूनिट मास में अगर आप यूनिट राइज का चेंज चाहते हैं, यूनिट राइज चाहते हैं, तो कोई कितनी हीट देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी आपको। हर सब मतलब जो भी आप यहां पे कंसीडर कर रहे हो, जैसे कि हम आइस की बात करते हैं या फिर हम लोग किसी वाटर की, स्टीम की, किसी के लिए भी बात करें तो उनके लिए उसका स्पेसिफिक हीट डिफाइंड है बेटा। तो स्पेसिफिक हीट को लेकर ज्यादा परेशान मत होना। अगर आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जाए और अगर आप कंफ्यूज हो कि सर स्पेसिफिक हीट कैसे याद रखें, तो उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट आपको देगा वो। कुछ एक की याद कर लेना, जैसे वाटर की 1 होती है, 1 वाटर की याद कर लेना, आइस की 1/2 होती है, याद कर लेना, है ना। तो वो कुछ बेसिक्स ही है, वो तो याद कर लेना, बाकी चीजें याद हो जाएगी खुद ब खुद। इसके बाद अगला टर्म आता है बेटा हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड था जो कि यूनिट मास के टेम्परेचर को यूनिट चेंज राइज कर रहा था, है ना। स्पेसिफिक हीट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड था टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट, किसके लिए, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट राइज करने के लिए। लेकिन अगर मैं हीट कैपेसिटी बोलूं तो यहां पे यूनिट मास नहीं होता है, किसी भी मास के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। सो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास। पहले आप यूनिट मास लेते थे, आज आप गिवन मास ले रहे हो ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन, डिपेंडिंग ऑन दैट बेटा कि वो किस फॉर्मेट में चाहता है इसको, ठीक है। सो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। हीट कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं बेटा, हीट कैपेसिटी को हम लोग लिख देते हैं Q by delta theta. Amount of heat required to raise the temperature of any given mass by 1 degree or 1 Kelvin is the heat capacity Q by delta theta. मेरे बच्चे Q की जगह ms डेल्टा थीटा लिखिए, ms डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा। तो मेरे बच्चे यहां से डेल्टा थीटा मर जाएगा। हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो m इंटू स्पेसिफिक हीट बनता है। हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा इट इज योर m इंटू s। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला m इंटू s बनता है, या फिर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Q बाय डेल्टा थीटा भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। याद रहेगी बातें। अब यहीं से आप देख लो बेटा इसकी यूनिट क्या बनेगी, जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। जूल पर डिग्री सेल्सियस या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में अगर आप कहानी लेके जा रहे हो तो। बेटा यहां पे क्या लिखा है, टू रेज द टेम्परेचर बाय डी थीटा, स्मॉल चेंज के लिए डिफाइन की जा रही है। इस पे सवाल मैं कराऊंगा अभी आप लोगों को। ये बेटा स्मॉल राइज के लिए बात कर रहे हैं, स्मॉल राइज के लिए टेम्परेचर का चेंज बहुत छोटा सा करना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो छोटी होगी। तो बेटा ऐसे स्मॉल रे चेंज के लिए हम लिखते हैं m इंटू एस इंटू डी थीटा, ठीक है। तो कभी इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ जाए तो घबरा मत जाना, हीट इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। तो बेटा यहां पे हीट रिक्वायर्ड हो जाएगा एम एस डी थीटा, ठीक है। यहां पे एम एस की जगह हीट कैपेसिटी लिख सकते हो आप लोग, तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज सी डी थीटा। कैपिटल सी से हीट कैपेसिटी लिख लेना, कैपिटल सी से हीट कैपेसिटी लिख लीजिएगा, घबराइए मत इसमें बिल्कुल भी। कैपिटल सी से हीट कैपेसिटी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे राइज के लिए, अगर आप चाहते हो कि टेम्परेचर बहुत छोटा सा चेंज हो, उसके लिए छोटी सी हीट रिक्वायर्ड होती है। फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आगे के प्रोसेस आते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वाटर इक्विवेलेंट। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट? भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है। बोला गया हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है m,
हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास है mb, इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट cb इन्होंने बोला है, लेकिन मैं बोलता हूं चलो sb ले लीजिएगा, बॉडी का स्पेसिफिक हीट sb हो जाएगा, ठीक है। एक ग्लास में हमने पानी ले लिया, mw इज द मास ऑफ द वाटर, cw इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, sw भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, sw भी ले सकते हैं आप लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर के लिए, cw sw कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा बेटा, है ना। हीट कैपेसिटी कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है भाई, यहां पे एक बॉडी जिसका मास mb है, स्पेसिफिक हीट sb या फिर cb जो आपको पसंद है, इसको मैंने कुछ हीट दिया, जब मैंने इसको हीट दिया तो इसके टेम्परेचर में डेल्टा थीटा का राइज हुआ, ठीक है। अब इस पानी के ग्लास में अगर इस पानी को भी मैं हीट देता हूं और अगर इसमें भी सेम टेम्परेचर का राइज हुआ, अगर मैं सेम हीट इस पानी के ग्लास पानी को भी देता हूं और पानी का टेम्परेचर भी उतना ही चेंज हुआ जितना इस सब्सटेंस का हुआ, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों की हीट कैपेसिटी जो है बराबर होगी। यानी कि अगर मैं इसके हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी भी लिख दूं, रुको, अगर मैं इसके हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी भी लिख दूं, कैपिटल सी भी, और इसके हीट कैपेसिटी को मैं लिख दूं कैपिटल सी डब्ल्यू, ठीक है। तो इन दैट केस तो मैंने क्या बोला, इसका हीट कैपेसिटी कैपिटल सी बी, इसका हीट कैपेसिटी सी डब्ल्यू, अगर मैंने इसको हीट दिया, इसके टेम्परेचर में चेंज हुआ डेल्टा थीटा का, इसको मैंने सेम हीट दिया और इसका भी टेम्परेचर चेंज डेल्टा थीटा हुआ, तो मैं बोलूंगा दोनों का हीट कैपेसिटी बराबर है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी बराबर है हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। हीट कैपेसिटी होता है बेटा मास इंटू स्पेसिफिक हीट, तो मास ऑफ द बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। बेटा वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 ले लेना आप लोग, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट अगर 1 होता है तो mb sb इज इक्वल टू mw। बेटा ये जो है ना, इसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट नाम से ही पता चलता है कि वाटर के इक्विवेलेंट है ना। तो व्हेन द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द वाटर, इट इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट। ये क्या है, हीट कैपेसिटी है बॉडी की, इसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द वाटर। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द वाटर, तो यही तो है वाटर इक्विवेलेंट बेटा। तो बॉडी जो है उस वाटर के इक्विवेलेंट है, बॉडी जो है उस वाटर के इक्विवेलेंट आ रही है, तो यही तो है बेटा वाटर इक्विवेलेंट। इट इज द मास ऑफ वाटर which when given the same heat as to the body changes the temperature of the water through the same range as that of the body। बेटा जितना टेम्परेचर का चेंज यहां हुआ उतना ही वाटर में हुआ, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है दैट विल बी द इक्विवेलेंट टू दिस बॉडी, तो यही तो वाटर इक्विवेलेंट होता है बेटा। तो अगर आपको किसी भी लिक्विड का वाटर, जैसे वाटर इक्विवेलेंट आपको दे दिया, किसी का भी ऐसे बोला कि भाई कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट इतना है, तो समझ जाना कि कॉपर की हीट कैपेसिटी कितनी है। जैसे उसने बोल दिया कि कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट 2 है, कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट 2 है, तो मैं समझ गया कि कॉपर का मास इनटू उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो 2 के बराबर है, या मैं समझ गया कि कॉपर के लिए जो हीट कैपेसिटी है वो 2 है, ठीक है। तो ऐसे इनडायरेक्टली वो आपको बातें बोलेगा, तो आप समझ जाना उसकी भावनाओं को, वो कहना क्या चाहता है। सो mw इक्वल्स टू mb sb डिवाइड बाय sb। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बेटा 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो यूनिट क्या बनाओगे इसको, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिए इसको भी, ये वाटर इक्विवेलेंट हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, वाटर इक्विवेलेंट हो गया। अच्छा आप देख रहे हो कि यहां पे टेम्परेचर देने से, सॉरी हीट देने से टेम्परेचर का चेंज हो रहा है ना। यहां पे हीट देने से टेम्परेचर का चेंज हुआ, यहां पे हीट देने से टेम्परेचर का चेंज हुआ, बहुत हुई टेम्परेचर चेंज की बातें। अगर मैं हीट दे दूं और वो उसका टेम्परेचर चेंज ना होके उसका स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट मतलब सॉलिड था, हीट दिया लिक्विड बन गया, फिर क्या करोगे। इस टाइम पे आपके लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है बेटा वो होता है लेटेंट हीट, या फिर इसको कहते हैं हिडन हीट बेटा। लेटेंट हीट वही काम आती है जहां पे स्टेट चेंज होता है या फिर फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, यहां पे लेटेंट हीट काम आता है।
टेम्परेचर का जब चेंज होगा तो हम स्पेसिफिक हीट की बातें कर रहे थे, लेकिन अगर स्टेट या फिर फेज चेंज हो गया तो हम लेटेंट हीट की बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी अमाउंट ऑफ हीट, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करना चाहते हो तो उसको कुछ हीट दोगे, वो हीट कहलाती है बेटा लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस, जिससे कि वो चेंज होता है इसका। हीट रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पॉइंट जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड टू द लिक्विड इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है। थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, गौर फरमाइएगा। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू इट्स वेपर इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहोगे, सॉलिड से लिक्विड में करना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहोगे। और बेटा यहां पे अल्टीमेटली हम लोग अब आ चुके हमारे लेटेंट हीट के फॉर्मूले पे। यूनिट मास की बातें कर रहे थे आप लोग, यूनिट मास की बातें कर रहे थे। लेटेंट हीट को L से लिखते हैं, इट इज Q बाई M। लेटेंट हीट को L से लिखते हैं, इट इज Q बाई M। बेटा यूनिट मास की बात करोगे तो जो लेटेंट हीट है वो आपकी हीट के बराबर आ ही जाएगा। सो फ्रॉम हियर Q इक्वल्स टू ml हो जाता है। ये है अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी सब्सटेंस को दोगे जिससे कि उसका फेज या फिर स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। सो यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, लेटेंट हीट के लिए अगर कोई आपसे यूनिट वगैरह की बातें करे तो क्या आप लिखोगे, कैलोरी पर ग्राम, क्या आप लिखोगे जूल पर केजी? बिल्कुल सर, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। कैलोरी पर ग्राम बोलो या फिर जूल पर केजी बोलो, एक ही बात है, कोई गुनाह नहीं है इसमें। बट क्योंकि हीट के लिए हम जनरली कैलोरी की बातें करते हैं तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको कैलोरी के फॉर्मेट में लिखे। क्वेश्चन में अगर जूल आ जाए तो हम कन्वर्जन कर लेंगे, हम तो जानते हैं ना 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, तो बस फिर तो अगर क्वेश्चन में जूल की बातें दिख जाए तो कन्वर्जन कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कन्वर्जन करने में। कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट इज एप्लीकेबल फॉर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बेटा किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे ही लेटेंट हीट की बातें करना, अदरवाइज टेम्परेचर चेंज में लेटेंट हीट का कोई काम नहीं है। टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो वहां स्पेसिफिक हीट आता है। जब भी यहां पे मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वहां पे लेटेंट हीट की बात करेंगे। और जब भी बेटा स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड में आते हो या लिक्विड से गैसीय स्टेज में जाते हो, तो वहां टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हां, लिक्विड में पहुंच गए अब टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हो तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा। एक बार सॉलिड में आ गए उसके बाद टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो ये कुछ चंद बातें थी लेटेंट हीट के लिए, और ये लेटेंट हीट तभी रिक्वायर्ड होता है जब हम स्टेट चेंज की बात करते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हम लेटेंट हीट की बात करेंगे, लिक्विड से गैस में जाना है तो हम लेटेंट हीट की बात करेंगे। गॉट इट? लिख लीजिए इसको भी। समझ आई बातें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द लेटेंट हीट और द हिडन हीट। अगर देखो आइस हमारे पास है मेरे बच्चे, हमारे पास आइस है, इस आइस को अगर मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, आइस को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं फ्यूजन यूज करूंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ आइस, इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर किलो जूल पर केजी आ जाए तो बेटा किलो जूल पर केजी में 336 किलो जूल पर केजी होता है। पानी लिक्विड से आप कन्वर्ट कर रहे हो वेपर में, लिक्विड से आप कन्वर्ट कर रहे हो बेटा वेपर में। अगर पानी उबाल रहे हो तो लिक्विड से आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको वेपर में। तो जब आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो आता है वेपराइजेशन। तो उस टाइम पे आता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। वैल्यू बनेगी 540 कैलोरी पर ग्राम, या फिर किलो जूल पर केजी में आ जाए तो 2260 किलो जूल पर केजी। ये वैल्यूज अगर याद हो जाएं तो फायदे में रहोगे, नहीं तो परेशान हो जाओगे, है ना। एटलीस्ट 80 किलो कैलोरी पर ग्राम तो याद कर लेना, एटलीस्ट 540 कैलोरी पर ग्राम तो याद कर लेना। तो ये फिलहाल कुछ वैल्यूज है, इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? लेटेंट हीट की बातें समझ आती है। इसके बाद एक और फंडा है यहां पे, वो है कैलोरीमेट्री का। बेटा कैलोरीमेट्री बेसिकली वो ब्रांच है साइंस की जहां पे हम लोग हीट मेजर कर रहे थे, है ना। तो उसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जो कि कैलोरीमीटर कहलाया जाता है। बेटा कैलोरीमीटर कुछ इस प्रकार से दिखता है।
और ये बना होता है किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से, लाइक कॉपर। तो इसमें होता यूं है कि अंदर एक कॉपर का वेसल होता है, यहां पे अंदर इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, कॉपर का एक वेसल होता है जिसके अंदर आप मिक्सचर्स को मिलाते हैं। तो यहां पे कॉपर का वेसल होता है, ये वाला पार्ट कॉपर का वेसल होगा, इसके अंदर आप ये मिक्सचर्स को मिला देते हैं। मिक्सचर्स होते हैं बेटा इसमें केमिकल रिएक्शन से जो हीट निकल रही है, या फिर किसी का सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी जानना है तो आप कैलोरीमीटर का यूज कर सकते हैं। कॉपर का सब्सटेंस होता है, इसके अंदर मिक्सचर होता है, यहां पे थर्मोमीटर लगा होता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, यहां पे एक थर्मोमीटर लगा होता है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। एक स्टिरर होता है, स्टिरर जैसे तुम मैगी बनाते हो तो चम्मच से हिलाते हो ना मैगी को, हाँ तो यहां पे भी तो सॉल्यूशन को हिलाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक स्टिरर लगाया होता है। बाहर यहां पे इंसुलेशन किया जाता है बेटा। इंसुलेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि मिक्सिंग के टाइम पे मेरे बच्चे कोई हीट बाहर ना निकल जाए, मिक्सिंग के दौरान कोई हीट बाहर ना निकल जाए और हीट का लॉस ना हो जाए, इसलिए यहां पे इंसुलेशन कर देते हैं। यहां पे क्या कर देते हैं? इंसुलेशन कर देते हैं। बोला अंदर जो हीट है वो अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कैलोरीमीटर बनाया ही ऐसा जाता है बेटा, कैलोरीमीटर को बनाया ही ऐसे जाता है कि जो अंदर की हीट है वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। इंसुलेशन कर दिया जिससे बाहर कोई हीट ना जा सके, ठीक है। तो फिर अगर कैलोरीमीटर में अंदर की कोई हीट बाहर नहीं जा सकती, तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप ये बात समझ गए कि सर जिसमें दो सब्सटेंस मिला दिए हम लोगों ने, क्या किया इसमें हमने दो सब्सटेंस मिला दिए। पहला एक लिक्विड डाल दिया इसमें, पहले हमने एक लिक्विड डाल दिया, फिर हमने दूसरा लिक्विड डाल दिया। एक गर्म लिक्विड था, एक ठंडा लिक्विड था, एक हॉट था और एक कोल्ड था बेटा। अब जब दोनों को मिलाओगे तो जो गर्म था वो हीट देगा और जो ठंडा था वो हीट लेगा। क्या कोई हीट का लॉस हो सकता है? यहां पे कोई हीट का लॉस नहीं होगा, यानी कि जो लेन देन है वो इनकी आपस में चलती रहेगी। इसलिए यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड, या फिर हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब। भैया जो रिलीज करता है उसके लिए बातें लिखना, जो एब्जॉर्ब करता है उसके लिए बातें लिखना, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द टेम्परेचर फॉर द मिक्सचर एज वेल। जैसे कि यहां पे देखिए बेटा, जो रिलीज कर रहा है, जो हीट रिलीज कर रहा है, उसका मास m1, उसका स्पेसिफिक हीट s1, तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई हीट रिलीज करता है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका मास m2, उसका स्पेसिफिक s2, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बेटा जो हीट दे देता है उसका टेम्परेचर कम होगा, जो हीट ले रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो बेटा पहले उसका टेम्परेचर ज्यादा था, फिर बाद में आप देखो उसका टेम्परेचर कम हो गया। बेटा पहले उसका टेम्परेचर कम था, बाद में देखो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो ऐसे करके आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और यही है बेटा कैलोरीमीटर के फंडे। तो इसके बाद आते हैं सवाल, लेकिन वो सवाल कराने से पहले एक बार इसमें देख लो, कुछ आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते सवाल पे। हो गया सभी का? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गिवन इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब, बस इतनी सी बात है। अब सीधा हम सवालों पे आ जाते हैं। सवालों पे जब हम आएंगे तो उससे पहले एक कर्व देख लो, हीटिंग कर्व। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हीटिंग कर्व में बेटा। क्या बोलते हैं यहां पे, ध्यान से देखना सभी लोग। एक कर्व बनाया है टेम्परेचर वर्सेस, एक कर्व बनाया है टेम्परेचर वर्सेस हीट का। तो ये बात तो आप भी जानते हो, जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो मेरे पास कोई सब्सटेंस था, सॉलिड सब्सटेंस था बेटा, मेरे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस था, जैसे मान लो बर्फ थी मेरे पास। तो पहले मैंने बर्फ को हीट दी, तो धीरे धीरे बर्फ का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, राइज होगा। क्योंकि अगर नॉर्मली मेरे पास कोई आइस होती है तो मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस पे, इस हाइट आइस को अगर मैंने हीट दी तो ये कन्वर्ट होगी आइस में, जो कि होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी मैंने और हीट दी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था। अब इसको मैं और हीट दूंगा तो ये कन्वर्ट होगा वाटर में, जो कि होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। और मैं इसको अगर और हीट दूंगा तो ये कन्वर्ट होगा स्टीम में। तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद और हीट दोगे तो फिर वो आगे और ज्यादा टेम्परेचर राइज करता है। तो ऐसा नहीं, पहले टेम्परेचर कम होता है, फिर फेस चेंज होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर फेस चेंज होता है। तो मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को आपने हीट दिया तो पहले बर्फ का टेम्परेचर राइज करेगा बेटा। -20 डिग्री से 0 डिग्री जा रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है टेम्परेचर राइज का बेटा। तो जैसे ही आपने हीट दिया टेम्परेचर हुआ राइज। तो यहां पे आप देख रहे हो टेम्परेचर राइज हो, जितनी हीट दोगे उतना टेम्परेचर राइज होगा। रुको, अब यहां पे आइस थी, किसी टेम्परेचर पे होगी,
टेम्परेचर राइज किया राइज किया राइज किया, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हीट देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो। यहां रुको, अब होगा बर्फ का मेल्टिंग। 0 डिग्री पे है आइस, 0 डिग्री आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री वाटर में। तो बेटा यहां पे थी 0 डिग्री आइस जो कि कन्वर्ट होगी अब 0 डिग्री वाटर में। तो 0 डिग्री आइस जो थी मेरे बच्चे वो कन्वर्ट हो गई 0 डिग्री वाटर में। इस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो बेटा स्टेट चेंज हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसमें। इस वाले पार्ट में कितनी हीट लगेगी? इस वाले पार्ट में हीट लगती है ms डेल्टा थीटा वाली। इस वाले पार्ट में कितनी हीट लगेगी? इसमें हीट लगेगी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाले में। अभी 0 डिग्री का वाटर मिल गया, आप और हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा राइज करेगा राइज करेगा राइज करेगा राइज करेगा। फिर कहां पे आ गए? 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे आ गए हम लोग। 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को और हीट दोगे तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड से वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा यहां पे भी जो फॉर्मूला लगेगा वो ms डेल्टा थीटा वाला लगेगा, और यहां पे आप देखोगे तो फॉर्मूला m इंटू एल वाला लगेगा। अब गैस बन गई है, यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम मुझे मिल चुकी है। अब बस आप इसको और हीट कोगे तो इसका टेम्परेचर और ज्यादा राइज होता रहेगा। यही तो था। हां, कभी कभार आपसे इसका स्लोप पूछ लेता है वो, तो इसका जो स्लोप होता है बेटा वो 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट होता है। कहां से आया फॉर्मूला? Q इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा, Q इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा। बेटा यहां पे टेम्परेचर वर्सेस हीट का स्लोप, टेम्परेचर वर्सेस हीट का स्लोप निकालना है, तो इसका जो स्लोप होगा बेटा वो होगा डेल्टा थीटा अपॉन क्यू। इसका जो स्लोप होगा वो डेल्टा थीटा अपॉन क्यू होगा, क्योंकि टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है और हीट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो डेल्टा थीटा अपॉन क्यू, यहां से डेल्टा थीटा अपॉन क्यू करोगे इट गिव्स यू 1 बाय ms। m कांस्टेंट होता है, हटाओ यार m को, इट विल बी 1 बाय s। तो बेटा यहां पे जो स्लोप होता है वो 1 अपॉन s यानी कि 1 अपॉन स्पेसिफिक हीट के बराबर होता है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी बातें कि टेम्परेचर वर्सेस हीट का जो स्लोप है वो 1 बाय s होगा, और ये स्लोप सिर्फ यहीं पे दिखा सकते हो जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां पे स्लोप 0, यहां पे कोई भी स्लोप नहीं होता है, यहां का स्लोप भी बेटा 0 ही होता है ना। चलिए भाई ये सारी बातें लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं जल्दी से। क्लियर रहेगी बातें सभी को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कैलोरीमेट्री। पहला सवाल जिसमें बोलता है, बोलेगा द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय C इक्वल्स टू A प्लस BT। बेटा यहां पे आप देख रहे हो स्पेसिफिक हीट यूजुअली हम कांस्टेंट लेते थे, देखा आपने? जो स्पेसिफिक हीट हम लेते थे, C बोलूं या S बोलूं, जो स्पेसिफिक हीट हम लेते थे वो कांस्टेंट होता था, लेकिन यहां पे वेरिएबल स्पेसिफिक हीट आ गया है। वेरिएबल स्पेसिफिक हीट को कैसे सॉल्व किया जाए? तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। वो क्या मांग रहा है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1.2 kg ऑफ द मटेरियल फ्रॉम 280 केल्विन टू 312 केल्विन। बेटा Q इक्वल्स टू ms डेल्टा थीटा आप लिखते थे। मैंने बोला यार एक काम करो, स्मॉल चेंज के लिए बात करो, जो भी बातें करनी है इट इज फॉर द स्मॉल चेंज। और बेटा जब स्मॉल चेंज के लिए बात करोगे तो इट विल बी dq इक्वल्स टू ms dt। सो dq इज इक्वल्स टू, बेटा स्पेसिफिक हीट की जगह लिख देंगे A प्लस BT इंटू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और जब दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट किया सो इट कम्स आउट बी Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल्स टू, मास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ A प्लस BT dt। टेम्परेचर कहां से कहां तक जाना है? 280 केल्विन से 312, सो 280 से 312 तक। सो Q कैन बी रिटन एज M, ये तो बाहर चल ही रहा है, अंदर की बात देखो A इंटू T, लिमिट लगेगी 280 से 312 तक की, प्लस B इंटू टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगेगी 280 से लेके 312 तक। भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कर सकते हो ना तुम लोग, कैलकुलेशन कर लोगे ना इसकी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सा लेंदी जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो मास की जगह 1.2 पुट करना, मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। मास की जगह 1.2 पुट करेंगे, ए की जगह पे देखो 1.12 इंटू 312 माइनस का 280 प्लस का बी की जगह 0.016 बाई 2, 312 का स्क्वायर माइनस 280 का स्क्वायर।
ठीक है, अब सॉल्व कर लेना बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, आंसर 225 किलो जूल आएगा इसका आंसर। थोड़ी सी मेहनत कर लेना, आंसर 225 किलो जूल बनेगा, देख लेना एक बार, है ना, जहां तक मुझे याद है 225 किलो जूल ही बनना है। तो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन नाउ। कैलकुलेशन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भी हम लोग, है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। क्या कर सकते हैं, चलो भाई। अरे 312 का स्क्वायर और 280 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे पूरा बैठ के फिर, है ना। या इसमें एक काम कर सकते हैं, जैसे ये देखो बेटा 312 का स्क्वायर माइनस 280 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इसको सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो रहा है ना, 312 का स्क्वायर माइनस 280 का स्क्वायर, बेटा इसको पता है कैसे लिख सकते हैं, 312 प्लस का 280 इंटू 312 माइनस का 280, ऐसे काम कर लो, आसान हो जाएगा बेटा। ये फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर काम आसान हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा कितना, 2 और 9 और ये 3 2 5, 592 इंटू ये कितना बनेगा, 312 में से 280 माइनस किए, सो 2 यहां पे आ जाएंगे, 8 9 10 11, 3 यहां पे आ जाएंगे, बस 32। सो 592 इंटू 32, 9 2 18, 11 इंटू 3 2 6, 9 3 27, 5 3 15 16 17, 4 8 6 14 7 9 8, 18944, 18944। सॉल्व कर लोगे ना यार आप इसको, 18944। देख लेना मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती तो ना कर दी हो, ठीक है, देख लीजिएगा मैंने कहीं कैलकुलेशन में गलती तो ना कर दी हो कहीं, वैसे तो नहीं की होगी। 9 2 18, 2 4 9 2 5 2 11, हाँ कर दी ना गलती, वही लग रहा था मुझे, मैंने गलती की होगी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर देता फिर से। 592 इंटू 32, 2 2 4, 9 2 18, 5 2 10 11, 3 2 6, 9 3 27, 5 3 15 16 17, 6 8 6 14, 9 8, सही है 18944, 189, यही आया था क्या पहले भी आंसर। अब ये वैल्यू उठा के 18944 वाली वैल्यू उठा के आप यहां पुट करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर 225 आ जाएगा। सो आपका सवाल कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूं। देखो मेरे को जो है ना यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाना था जहां पे वेरिएबल स्पेसिफिक हीट आ जाए। ये स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर डिपेंडेंट था, टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट चेंज हो रहा था, इसलिए मेरे को ये वाला क्वेश्चन लेना पड़ा। आई थिंक ये वाली बात समझ आई होगी आप लोगों को। बढ़े अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एंड नाउ सर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ देयर आर नो हीट लॉस द हीट रिलीज बाय द कंडेंसेशन ऑफ x ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा x ग्राम की स्टीम है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द y ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहली बात किसकी हो रही थी, स्टीम की हो रही। तो मैं यहां पे सबसे पहली चर्चा स्टीम की करूंगा। बेटा स्टीम का जो x ग्राम है, स्टीम का जो x ग्राम है वो कन्वर्ट हो रहा है, जो स्टीम हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे थी वो कन्वर्ट हो रही है इनटू वाटर में, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हो कि स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की कन्वर्ट हो रही है वाटर में जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे था। कितनी हीट चाहिए होती है, कितनी हीट चाहिए होती है, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मास कितना है, x ग्राम है, तो हीट जो रिलीज करेगा बेटा, क्योंकि स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ है, हीट रिलीज करेगा वो, इट इज गिवन बाय x इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो Q रिलीज जो हो जाएगा मेरे बच्चे यहां पे, इट विल बी गिवन बाय x इंटू 540, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है ना। ये हो गया। अब यही हीट कौन यूज कर रहा है, आइस यूज कर रहा है। तो आइस जो कि कितने 0 डिग्री पे है, आइस कितनी है, y ग्राम आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो कन्वर्ट होगी पहले तो वाटर में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, फिर ये वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। आइस से जब वाटर में कन्वर्ट करते हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है, और वाटर के 0 डिग्री से वाटर पे जाते हो तो ms डेल्टा थीटा आता है बेटा।
सो Q एब्जॉर्ब, ये तो एब्जॉर्ब करेगा, ये बेचारा स्टीम हीट रिलीज करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, इट इज गिवन बाय m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस का ms डेल्टा थीटा। बेटा कितनी है आइस हमारे पास, y ग्राम है, सो y इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है प्लस y इंटू, बेटा वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, वाटर का स्पेसिफिक हीट यहां पे 1 होता है और टेम्परेचर का चेंज 100 माइनस 0, ठीक है। आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया है, तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगा दिया। फिर वाटर का 0 डिग्री से वाटर के 100 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो ms डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट वाटर का आएगा क्योंकि 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर तक जा रहे हैं, तो ms डेल्टा थीटा। मास y है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, टेम्परेचर 100 से मतलब 0 से 100 जा रहे हैं, तो 100 माइनस 0, सो इट विल बी 80y प्लस का 100y, ये हो जाएगा 180y। इट इज द Q एब्जॉर्ब, Q release 540x, Q absorb 180y as per the principle of calorimetry। उन्होंने पहले ही बोल दिया है if there is no heat loss, हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना ये रिलीज करेगा उतना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। सिंस देयर इज नो हीट लॉस, देयर इज नो हीट लॉस, और अगर कोई हीट लॉस नहीं हो रही तो Q रिलीज इक्वल्स टू Q एब्जॉर्ब हो जाएगा यहां पे, एंड फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली से दैट 540x बराबर हो जाएगा 180y के। 180 3 जा 540 होता है, तो 3x इक्वल्स टू y। वो रेशो मांग रहा है y अपॉन x का, तो y अपॉन x का जो रेशो होगा वो 3:1 का हो जाएगा। यही मांगा उसने, यही मांगा है, y:x 3:1 आ रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? लिख लो भाई, ये भी बातें लिख लो। y अपॉन x 3:1 हो गया, हो गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। बड़ा प्यारा सवाल। इफ 10% ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा जो पानी था 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो गया है, तो कितनी हीट रिलीज करेगा? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये जो वाटर है बेटा वो फ्रीज हो रहा है, तो जो हीट रिलीज होगी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी यहां पे। और इस हीट का 10% हमने यूटिलाइज किया एक आदमी को उठाने के लिए। आदमी का मास है 100 kg, तो कितना हाई आप इस आदमी को उठा सकते हो? पहली बात, जो वाटर था मेरे पास, पहली बात जो 1 kg वाटर था मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं फ्रीज कर रहा हूं। फ्रीज करना मतलब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं आइस में, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी। तो बेटा जो हीट मुझे चाहिए वो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर है। मास हो जाएगा 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्वेश्चन में दे रखा है 3.36 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। तो यहां पे जो हीट यहां पे रिलीज होने वाली है इट विल बी 3.36 10 की पावर 5। ये रिलीज हो रही है हीट, ये हीट रिलीज हुई क्योंकि वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको अपनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी। दिस इज द हीट रिलीज। अब मुझे इस हीट का 10% यूटिलाइज करना है। इस हीट का 10% मैं यूटिलाइज करूंगा इस आदमी को उठाने के लिए। इस आदमी को उठाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? इस आदमी को उठाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? mgh। तो जो एनर्जी मैं लेने वाला हूं वो मुझे कहां से मिलेगी? इट विल बी योर 10% ऑफ द Q, 10/100 इंटू 3.36 10 की पावर 5। बेटा मास mgh इक्वल्स टू 10/100 इंटू 3.36 10 की पावर 5। नाउ आदमी का मास, अगले पेज पे करेंगे इसको। आदमी का मास 100 kg, g का वैल्यू उन्होंने बोल दिया 10 ले लीजिए, हाइट निकालना है आप लोगों को। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। आदमी का मास है 100 kg, आदमी का मास है 100 kg, g का वैल्यू 10 ले लीजिए और हाइट हमें निकालनी है। इट इक्वल्स टू 10/100 इंटू 3.36 इंटू 10 की पावर 5। आई थिंक दिस इज द पार्ट, राइट? 3.36 10 की पावर 5। बहुत शानदार। चलिए भाई जो जो चीजें कटती है काट दीजिए। h यहां से आ जाएगा 1/,
दो जीरो ये है, दो जीरो ये है, तो 10 की पावर 4 इंटू 3.36 इंटू 10 की पावर 5। मेरे बच्चे यहां से h का वैल्यू बनेगा 3.36 इंटू 10 मीटर। h का वैल्यू बन जाएगा 33.6 मीटर। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ली थी सारी बातें, आप देख सकते हैं जूल पर केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने भी पूरी पिक्चर को एसआई में ही सॉल्व किया है एंड मेरा आंसर भी एसआई में ही आया है। सो 33.6 मीटर इज द हाइट जहां तक उस आदमी को उठाया जा सकता है बाय यूटिलाइजिंग द 10% ऑफ दिस हीट। ये जो हीट रिलीज करी थी इसका 10% अगर मैं यूज करता हूं तो आदमी को उठा सकते हैं 33.6 मीटर तक। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, ये भी नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, किया नोट सभी ने? ये भी लिख लीजिए, ये भी हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम थी उसको पास किया गया 20 ग्राम ऑफ वाटर में जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे था। व्हेन वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, जब ये वाटर ने टेम्परेचर एक्वायर कर लिया 80 डिग्री सेल्सियस का, द मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट विल बी, कितना पानी रहेगा ये आपको बताना है। स्टीम का मास मुझे नहीं पता क्या है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना स्टीम यहां पे कन्वर्ट हुआ है वाटर में। पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी कितना स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुआ है, उसके बेसिस पे फिर हम हमारा आंसर कर सकते हैं। तो यहां पे स्टीम जो है हमारे पास वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। यहां पे जो स्टीम है वो है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये स्टीम पहले कन्वर्ट होगी वाटर में जो कि होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर ये वाटर कन्वर्ट होगा वाटर में जो कि होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें आना यहीं तक ही है। अल्टीमेटली मुझे आना कहां तक है? 80 डिग्री तक आना है। 10 डिग्री वाला 80 तक आएगा, 100 डिग्री वाला भी 80 तक आएगा, तभी तो पिक्चर सेट होगा ये। तो यहां पे ये रिलीज कर रहा है बेटा हीट को, ये रिलीज कर रहा है यहां पे m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और यहां पे ms डेल्टा थीटा। तो बेटा m पता नहीं सर कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होता है, प्लस m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है, यहां पे बेटा 20 आ जाएगा। सो यहां पे 540 m प्लस 20 m, इसको लिखा जाएगा 560 m इज द क्यू रिलीज। जो हीट रिलीज हो रही है इट इज योर 560 m। बेटा जो पानी 20 ग्राम पानी है, जो 20 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है, तो फिर हमें कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? तो हीट रिक्वायर्ड जो होगा, देखो पानी कहां है सब, पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमें कन्वर्ट करना है पानी में जो कि होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मास 20 ग्राम है, तो कितनी हीट चाहिए? चलो देखो जल्दी से। हाँ भाई कितनी हीट चाहिए होगी इसको? सो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू इसका मास, इसका स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा। भाई साहब यहां पे मास है 20 ग्राम का, स्पेसिफिक हीट 1 ले लेना, और डेल्टा थीटा भैया 80 माइनस का 10, सो 20 इंटू 70, 1400 इज द अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होगी इसको। 80 डिग्री तक भी तो जा रही है, ठीक है। नाउ भाई जो स्टीम थी हमारी, उसने जो हीट रिलीज करी वो 560 m थी, और जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो 1400 है, ठीक है। ms डेल्टा थीटा 20 इंटू s, बहुत बढ़िया। सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वी नो हीट एब्जॉर्ब इक्वल्स टू, यहां पे हीट रिलीज हो जाएगा 560 m इक्वल्स टू 1400 होना चाहिए। भाई एक 0 से 0 मर जाएगा, m का वैल्यू बनेगा 140/56। सही है? अरे यार एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री Q रिलीज इक्वल्स टू Q एब्जॉर्ब, Q रिलीज इज इक्वल्स टू Q एब्जॉर्ब होता है मेरे बच्चे। और जब आप Q रिलीज इक्वल्स टू Q एब्जॉर्ब करते हो तो यहां पे आप देखो 560 m इक्वल्स टू 1400, m का वैल्यू 140/56, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। सॉल्व किया, कितना बना? 4 से काटे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 2.5 ग्राम।
तो ये जो हमने निकाला है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द स्टीम जो कि वाटर में कन्वर्ट हुआ है। मेरे बच्चे, अमाउंट ऑफ द स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है वो है m। अमाउंट ऑफ द स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट हुआ है वो है m। तो अब मेरे पास ये वो स्टीम है जो वाटर में कन्वर्ट हुई है। ऑलरेडी मेरे पास कितना पानी था, 20 ग्राम पानी था। तो टोटल कितना पानी बचा है अभी मेरे पास, टोटल वाटर जो है मेरे पास, पहले का 20 ग्राम तो था ही सही। अरे भैया इसका टेम्परेचर ही तो बढ़ा है, मास तो कम नहीं हो गया, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा है। तो पहले का 20 ग्राम तो था ही सही, उसमें ये स्टीम भी और कन्वर्ट हो गई वाटर में। पहले 20 ग्राम था सही मेरे पास, अब ये स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट होगी, सो 2.5 ग्राम इसको भी प्लस करेंगे। सॉल्व करने पे आंसर 22.5 ग्राम मिल जाएगा। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि रह जाता है। 22.5 ग्राम, 22.5 ग्राम डी ऑप्शन में मिल रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर या फिर मास ऑफ द वाटर जो कि प्रेजेंट रहता है। लिख लीजिए सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं हम लोग। लिखा सभी ने? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ सभी का, यहां तक सॉल्व कर लेना पूरा इसको। डन, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ पीस ऑफ आइस falls from a height h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice and all the energy of the ice get converted into the heat during its fall. The value of h is, बेटा ये latent heat of ice जो है 3.5 into 10 की पावर 5 जूल पर kg ले लेना और g का वैल्यू 10 ले लेना। सॉल्व करिए। एक बर्फ का टुकड़ा है जो कि गिर रहा है फ्रॉम द हाइट h, तो यहां पे दिस इज द पीस ऑफ आइस जो कि h हाइट से गिर रहा है। दिस इज द पीस ऑफ हाइट जो h हाइट से गिर रही है, और जब ये हाइट h से गिर रही थी तो 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाय द आइस। भाई सब हीट प्रोड्यूस हुई यहां पे, जब ये आइस नीचे गिर रही थी तो क्या हुआ, इसने अपने पोटेंशियल एनर्जी को लॉस किया। तो पोटेंशियल एनर्जी को जब लॉस कर रहा था उसका 1/4 पार्ट, अरे यार अभी कहां है आइस, हाइट पे, अभी हाइट पे है ये बर्फ। जब ये बर्फ नीचे गिरेगी तो हाइट से नीचे आ रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एक तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ऑल्सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में चला जाएगा। तो जो हीट में जा रहा है उसका 1/4 पार्ट यूज किया गया इस आइस को मेल्ट करने के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पास जो एनर्जी थी mgh, उसका 1/4 पार्ट यूज किया गया टू कन्वर्ट दिस आइस to convert to 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice। हाँ, तो उस जो हीट यहां पे प्रोड्यूस हुई थी उसका 1/4 पार्ट, 1/4 मतलब 1/4 पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे कि वो कन्वर्ट हो रही है। बेटा यहां पे जो Q एब्जॉर्ब होगा, इसको हीट रिक्वायर्ड होनी है कन्वर्जन के लिए, तो जो Q हीट एब्जॉर्ब होगा इट इज LF। एज पर द क्वेश्चन जो Q हीट एब्जॉर्ब किया गया है वो mgh का 1/4 है, सो इट विल बी 1/4 ऑफ E। सो यहां से m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ mgh। m से m मर जाएगा, सो h इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय g। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.4 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय g। g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। 4 4 are 16, 4 3 are 12, 13.6 इंटू 10 की पावर 4। या ऐसे भी कर सकते हो, मीटर में आ रही कहानी, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी और 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो इट विल बी और 136 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, इट विल बी और 136 किलोमीटर। तो कितनी हाइट से वो बर्फ गिरी है, 136 किलोमीटर की हाइट से वो बर्फ गिरी थी। सो ये बी ऑप्शन में हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, समझते हो बात को? लिख लो इसको भी जल्दी से। लिख लिया सभी ने? बढ़े अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोलता है 10 ग्राम ऑफ आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको ड्रॉप किया कैलोरीमीटर में, जिसमें 10 ग्राम पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ट्वाइस दैट ऑफ आइस। हम भी जानते हैं पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो आइस के दुगना होता है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कैलोरीमीटर विल कंटेन। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कैलोरीमीटर में कितना
क्या होगा, 20 ग्राम पानी होगा, 20 ग्राम बर्फ होगी, या फिर 10 ग्राम आइस होगा, 10 ग्राम वाटर होगा, 5 ग्राम आइस होगी, 15 ग्राम वाटर होगा। अभी मेरे पास क्या है, 10 ग्राम आइस। तो यहां पे आइस है मेरे पास में जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, 10 ग्राम आइस है। और ये ठीक है, सो ये 10 ग्राम आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे है, और ये क्या होगा बेटा, इसको कैलोरीमीटर में फेंका जिसमें 10 ग्राम ऑफ वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्यों ना हम इक्विलिब्रियम में आ जाएं। इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, वाटर को 0 डिग्री पे ले आते हैं और आइस को भी हम 0 डिग्री पे लेके आते हैं। तो 20 डिग्री आइस जो थी ये पहले कन्वर्ट होगी आइस में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो यहां पे हीट निकाली मैंने, मास है कितना 10 ग्राम का, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो मैंने ले लिया इट इज योर कितना होता है 80, सो इट विल बी 800 कैलोरी। ठीक है, सो इसने हीट एब्जॉर्ब करी है, इसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब करी जिससे कि वो किस में कन्वर्ट होगी, आइस में कन्वर्ट हुई है। सो इसने हीट एब्जॉर्ब करी है जो कि जिससे कि वो -20 डिग्री से कन्वर्ट होकर 0 डिग्री के आइस में आ चुकी है। अभी तक उल्टा उल्टा बोल दिया क्या, ms डेल्टा थीटा लगेगा ना अभी तो ये वाला, है क्या कर रहे हैं सर हम लोग, ms डेल्टा थीटा अब सही लगाया। वो तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होता तो होता है। अभी -20 डिग्री से इस पे है, मास हो जाएगा 10 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 होता है बेटा इनटू डेल्टा थीटा, तो इट विल बी योर 20, सॉल्व करेंगे 100 कैलोरी। हाँ अब सही है। सो इट इज द हीट एब्जॉर्ब जिससे कि आइस जो है -20 डिग्री सेल्सियस से आइस पे आ गई 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी रुको जरा, मैं जरा वाटर के लिए भी देख लेता हूं वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। वाटर है 10 ग्राम, वाटर है 10 ग्राम, 10 ग्राम वाटर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। कितनी हीट ये रिलीज करेगा देखते हैं जरा। जो ये हीट रिलीज कर रहा है इट इज ms डेल्टा थीटा, मास यहां पे 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट यहां पे वाटर कवन होता है, टेम्परेचर का चेंज हुआ 10 माइनस का 0, 100 कैलोरी। बेटा वाटर ने इतनी हीट रिलीज करी थी, वाटर ने 100 कैलोरी हीट रिलीज करी जब वो 10 डिग्री से 0 डिग्री पे आया, और बर्फ ने वो 100 कैलोरी एब्जॉर्ब कर ली जब वो -20 डिग्री से 0 डिग्री पे आया। मतलब ये बर्फ आगे और, अच्छा सुनो, क्या ये वाटर और हीट रिलीज कर सकता है, नहीं कर सकता सर। 10 डिग्री से 0 डिग्री जाने में उसने जो हीट रिलीज किया वो 100 कैलोरी है, इतनी हीट ये वाटर रिलीज कर सकता था। ये पूरी की पूरी हीट आइस ने यूज कर ली -20 डिग्री से 0 डिग्री आने पे। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा, पानी बचा 0 डिग्री पे और बर्फ बची है 0 डिग्री पे। तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे और 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 ग्राम आइस। क्या ये आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, ये आइस वाटर में कन्वर्ट होना चाहती है लेकिन इसको और हीट नहीं मिली। हीट कितनी मिली थी, 100 कैलोरी, वो इसने यूटिलाइज कर ली -20 डिग्री से 0 डिग्री जाने पे। अब 0 डिग्री से आइस से वाटर में जाने की इसकी कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि इसके पास और हीट नहीं है एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अगर ये और हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि बची नहीं है, अरे एब्जॉर्ब कहां से करेगा जब बची ही नहीं हीट, तो जितनी हीट थी सारी की सारी इसने यूज कर ली 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, 10 ग्राम आइस बचेगी और 10 ग्राम वाटर बचेगा। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास, 10 ग्राम आइस और 10 ग्राम वाटर बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? चलो भाई, इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो हमसे पूछे गए थे। जैसे कि ये सवाल आप देख सकते हैं, 500 ग्राम पानी है, 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस आर इन अ कैलोरीमीटर हुज वाटर इक्विवेलेंट इज 40 ग्राम। देखो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है। 10 gram of the steam at 100 degree Celsius is added to it, then the water in the calorimeter is, कितना पानी रह जाएगा कैलोरीमीटर में, ये आपको बताना है। ऑलरेडी 500 ग्राम पानी है मेरे पास और 100 ग्राम बर्फ थी वो की कैलोरीमीटर में रखी हुई थी। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है बेटा। 10 ग्राम ऑफ स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे थी वो क्या करेगी, अब हीट देगी। तो बेटा यहां पे 10 ग्राम स्टीम है मेरे पास जिसका काम है हीट देने का। 10 ग्राम स्टीम जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका काम है हीट रिलीज करने का। हीट रिलीज करके
ये किस में आ सकता है, वाटर में आ सकता है, हाँ बिल्कुल वाटर में आ सकता है सर। ये हमें तो बस ये कैलकुलेट करना है ना कितना पानी है, तो क्या कोशिश करते हैं स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करें। तो ये स्टीम कन्वर्ट होगा वाटर में जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। कितना हीट रिलीज करेगा ये, कितना हीट रिलीज करेगा, m इंटू एल ऑफ वेपराइजेशन। मास 10 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोला है क्या, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540 बोला है, तो 540 इट विल बी ऑफ 5400 कैलोरी। 5400 कैलोरी हीट रिलीज करेगा ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। वाटर का टेंपरेचर मैं चेंज नहीं करूंगा क्योंकि इस बार उसने सिर्फ वाटर मांगा है, कितना वाटर होगा, पानी में कन्वर्ट हो गया ना, बस मेरा काम खत्म। अब बचे हुए लोगों की बात करते हैं। ये तो रिलीज हुआ, बेटा एब्जॉर्ब करने के लिए कौन कौन बैठा है, 500 ग्राम पानी बचा हुआ है, 100 ग्राम बर्फ है और ये कैलोरीमीटर है। ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। बेटा 500 ग्राम का जो पानी है वो एब्जॉर्ब करके कहां जाना चाहता है, 100 डिग्री पे जाना चाहता है। जो 100 ग्राम बर्फ है वो क्या करना चाहती है, वो भी वाटर पे जाना चाहती है 100 डिग्री के, है ना। देखो सुनो, 100 ग्राम आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होगी तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 100 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट होगी तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 500 ग्राम पानी ऑलरेडी अवेलेबल है 100 की। देखो भाई आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे थी ये कन्वर्ट होना चाहती है, 100 ग्राम आइस थी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, ये कन्वर्ट होना चाहती है वाटर में, जो कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा चलेगा। कितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगी, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 100 ग्राम इंटू 80 तो ये हो जाएगा 8000 कैलोरी। ये तो सिर्फ बर्फ ने एब्जॉर्ब करी है भाई। अब अगर तुम देखो तो ये जो हीट एब्जॉर्ब है वो ज्यादा है और ये जो हीट रिलीज है वो कम है, मतलब कि पूरी की पूरी बर्फ जो है वो वाटर में कन्वर्ट तो नहीं होने वाली यार। ये हीट रिलीज 5400 कैलोरी, ये हीट एब्जॉर्ब 8000 कैलोरी। हीट एब्जॉर्ब ज्यादा है भाई, जब इतनी हीट होगी ही नहीं तो एब्जॉर्ब कहां से करेगा वो, मतलब कि पूरी बर्फ पूरे पानी में कन्वर्ट नहीं हो रही, बर्फ का कुछ पार्ट पानी में कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ। यस सर, पूरी बर्फ वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी और बर्फ का कुछ पार्ट जो है पानी में कन्वर्ट होगा। तो लेट्स से मैंने कहा m आइस जो है, m आइस जो है, m ग्राम ऑफ द आइस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो इस m ग्राम को एब्जॉर्ब कितना करना पड़ेगा, m इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। m इंटू फ्यूजन के लिए कितना होता है 80। चलिए भी बहुत बढ़िया, यही होता है ना भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस 80 बोला था। अब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब, तो इससे आपको यह पता चलेगा कितना आइस पानी में कन्वर्ट हुआ था। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब, क्यू रिलीज इज इक्वल्स टू क्यू एब्जॉर्ब। चलो भाई कितना रिलीज किया था 5400, कितना एब्जॉर्ब किया m इंटू एल। अच्छा एक बात और देखो ध्यान से, एक बात और देखो, यहां पे आप कहां पे आए हो, वाटर जो कि 0 डिग्री पे है और ये कहां है, वाटर जो कि 100 डिग्री पे है, कुछ कमी है ना अभी भी। तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे वाटर इनटू जो कि कन्वर्ट हो रहा था। चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूं यहां पे। देखो एक कमी यहां रह रही है कि जो हमने कन्वर्ट किया था आइस को वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में जो कि 0 डिग्री पे है, और जो स्टीम आपने कन्वर्ट की वो कन्वर्ट हुआ है वाटर जो कि 100 डिग्री पे था, उसके बाद फिर कन्वर्ट होगा वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था। सो प्लस का ms डेल्टा थीटा प्लस का 10 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 100 प्लस का 1000 कैलोरी गिव्स यू आंसर ऑफ 6400 कैलोरी। तो इतनी हीट जो है वो ये रिलीज करेगा। अब सही किया आपने आंसर, इतनी हीट ये रिलीज करेगा, क्योंकि वाटर 100 डिग्री तक लाके छोड़ने का मतलब नहीं था, क्योंकि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही थी जो 0 डिग्री पे है, तो स्टीम को भी 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इसके बाद ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे, अब पहले आइस को तो कन्वर्ट करें। आइस का मैं आपको बता ही चुका था कि आइस हमारे पास थी 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उसको कन्वर्ट किया वाटर में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। अभी तो इक्विलिब्रियम आएगा मेरे बच्चे। अच्छा ये आइस पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये बात मैंने देख ली थी, इसलिए m ग्राम ऑफ द आइस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो हीट ये जो एब्जॉर्ब करेगा
ये होगा ml लेटेंट हीट ऑफ आइस या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन m इंटू AT। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हम कहते हैं कि Q रिलीज इक्वल्स टू Q एब्जॉर्ब होता है। सो Q रिलीज इक्वल्स टू Q एब्जॉर्ब करते टाइम पे आपने बोला कि 6400 इज इक्वल्स टू 80m। 0 से 0 मर जाएगा, m का वैल्यू बनेगा 80, मतलब 80 ग्राम जो आइस है वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में। टोटल कितनी आइस थी हमारे पास? टोटल आइस हमारे पास थी कितनी? 100 ग्राम आइस थी। इस 100 ग्राम आइस में से सिर्फ 80 ग्राम जो है वाटर में कन्वर्ट हुई। तो भाई कितना पानी बचा आपके पास? अब कितना पानी बचा है सर? 500 ग्राम तो पहले ही था, 500 ग्राम पानी तो पहले ही था। फिर उसके बाद ये बर्फ कन्वर्ट हो गई 80 ग्राम की। उसके अलावा वो जो स्टीम थी, अरे यार स्टीम भी तो कन्वर्ट हुई है वाटर में। क्या ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई? तो क्या ये पानी नहीं होगा? कितना? 10 ग्राम वाटर ये भी आया स्टीम से, तो स्टीम से 10 ग्राम वाटर ये भी आता है। सो टोटल जो वाटर अभी हमारे पास प्रेजेंट रहेगा वो 590 ग्राम रहेगा। तो यहां पे यही पूछा गया था आपसे कि वाटर इन द कैलोरीमीटर, कितना पानी कैलोरीमीटर में रह जाएगा? तो इट विल बी ऑफ 590 ग्राम्स, जो कि ऑप्शन बी में मिलता है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? ये भी नोट कीजिए। हो गया? चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस is added to 50 gram of water at 40 degree Celsius. When the temperature of the mixture reaches 0 degree Celsius, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. The amount of ice added to the water was close to. बेटा आइस जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पे थी, इसको 50 ग्राम पानी के साथ हमने मिला दिया। पानी जो कि 40 डिग्री पे था। अभी बोला गया कि पूरा मिक्सचर 0 डिग्री पे आ गया और बाद में पाया गया कि अभी भी 20 ग्राम आइस वहां पे अवेलेबल है। तो बताइए बेटा कि यहां पे कितना आइस मेल्ट हुआ होगा? बताओ बच्चे कितनी आइस यहां पे मेल्ट हुई होगी? नहीं, अमाउंट ऑफ आइस जो ऐड की गई। अच्छा ओके, तो लेट्स से m अमाउंट ऑफ आइस को ऐड किया गया। तो आइस थी मेरे पास में -20 डिग्री सेल्सियस पे m ग्राम की आइस। इसको मैंने क्या किया? ऐड किया। तो बेटा ये आइस क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी, कन्वर्ट होगी पहले तो आइस में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फिर ये आइस कन्वर्ट होगी वाटर में जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो ये आइस बेसिकली क्या कर रही है? हीट रिलीज कर रही है। तो पहले तो उसने हीट रिलीज किया m इंटू एल एफ वाला, फिर उसने जो हीट रिलीज की इट इज ms डेल्टा थीटा वाला। तो यहां पे जो हीट रिलीज है, सॉरी एब्जॉर्ब, अरे एब्जॉर्ब करी तभी तो हीट बढ़ रहा है। तो जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है इट इज गिवन बाय m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस ms डेल्टा थीटा। सो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना बोला है उन्होंने? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द वाटर 334 ले लूं क्या? यहां पे 334 लिखा जाएगा। सो इसको लिखा 334 प्लस का m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2, तो यहां पे मैं लिख दिया 4.2। टेंपरेचर में कितना चेंज हुआ है यार? यहां पे एक चीज सही निकल ले हम लोग। हाँ समझ गए ना? एक चीज सही कर ले हम लोग बस, बहुत बढ़िया। ms डेल्टा थीटा यहां लिख लेना और m इंटू एल यहां लिख लेना, अब सही हो जाएगी कहानी। तो m इंटू एल तो सही चल रहा था, बाकी ms डेल्टा थीटा की जगह 20 आ जाएगा बस यहाँ पे, अब सही है भाई। यही तो बोला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 334, तो लिख दिया 334 20, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई कितनी आइस थी हमारे पास? m ग्राम आइस थी। जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है वो है m-20। देखो बेटा यहां तक m बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो आइस वाटर में कन्वर्ट हुई है वो क्या m-20 होगी? सोच के देखना ये बात। इसको सही से लिख देता हूं, फिर से मैं इसको सही से लिख देते हैं। हमारे पास मान लीजिए टोटल आइस m थी, इस m आइस का 20 ग्राम, देखो भाई 20 ग्राम अभी भी रह गया है, 20 ग्राम अभी भी रह गया है। सो 20 ग्राम अगर अभी रह जाता है तो यहां पे कितनी आइस मेल्ट हुई है? तो यहां पे जो आइस मेल्ट हुई है इट विल बी m माइनस का 20 इंटू एल। तो यहां पे इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी? अब सही से लिख देते हैं इसको
जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है इट इज योर ms डेल्टा थीटा प्लस का m माइनस का 20 इंटू एल, ठीक है, ms डेल्टा थीटा m माइनस 20 इंटू एल। बेटा यहां पे आइस का स्पेसिफिक हीट 2.1 है तो इट विल बी m इंटू 2.1 इंटू 20 प्लस का m माइनस का 20 इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितना बोला गया? लेटेंट हीट 334 है तो 334 यहां पे मैंने लिख दिया। सॉल्व किया इसको, सॉल्व करने पे 42m प्लस का 334m माइनस का 46680। सही चलेगी कहानी, देख लो भाई। 334m माइनस का 342z 3266680। दिस इज योर क्यू एब्जॉर्ब। इतनी हीट ये आइस ने एब्जॉर्ब करी है, ठीक है। तो आइस -20 डिग्री से 0 डिग्री पे आई, लेकिन मेल्ट होने के लिए सिर्फ m-20 अमाउंट ऑफ आइस ही गई थी। पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई, सिर्फ इतनी आइस मेल्ट हुई क्योंकि 20 ग्राम आइस अभी रह गई थी, ठीक है। तो मैंने क्यू एब्जॉर्ब निकाला। रिलीज कौन कर रहा है? रिलीज कर रहा है यहां पे 50 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 40 डिग्री पे था। तो मैं क्यू रिलीज निकाल देता हूं यहां से। क्यू रिलीज कैन बी रिटन एज भाई वाटर जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे था, 50 ग्राम का पानी जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे था वो कन्वर्ट हो रहा है। 50 ग्राम का पानी जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे था वो कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री के पानी में। तो यहां पे वाटर में कन्वर्ट होगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इस केस में जो ये हीट रिलीज करेगा इट इज ms डेल्टा थीटा, मास है 50 ग्राम का इंटू स्पेसिफिक हीट। यहां पे वाटर के लिए इन्होंने बोली है कितनी, 4.2 लेना है। सो 4.2 इंटू डेल्टा थीटा विल बी 40 डिग्री। पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगाया, 0 से 0 मर जाएगा, 5 4 20 होते हैं। सो 20 200 इंटू 42 इट विल बी योर 8400 कैलोरी। तो ये क्यू रिलीज है, यहां पे हमने क्यू एब्जॉर्ब निकाला है। तो भाई अब इनको ऐड कर लें आपस में, है ना, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। So from the principle of calorimetry, Q release equals to Q absorb. तो रिलीज कितनी की गई थी? 8400 is equals to 42m plus 334m, 42m प्लस 334m माइनस का 6680। ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा। माइनस का इधर आएगा तो ये क्या प्लस में हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा भाई? ठीक है सर, होगा, बिल्कुल होगा। सो माइनस वाले को इधर ले आए। सो 8400 प्लस का 6680 इज इक्वल्स टू 426 376 m, 0 8 6 4 10 8 6 14 15 इज इक्वल्स टू 376 m। m का वैल्यू बनेगा 15080 डिवाइड बाय 376। सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 40.1 ग्राम आंसर बनेगा इसका, यानी कि इतनी आइस आप ऐड करोगे, सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर 40.1 ग्राम बन जाएगा, यानी कि आप इतनी ग्राम आइस को ऐड करोगे तो जाके कहानी बनने वाली है फिर, ठीक है। यही तो पूछा था, अमाउंट ऑफ आइस एडेड, द अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वाटर वाज क्लोज टू 40 ग्राम्स। क्लियर है ये बातें? हाँ, लिख लीजिए इसको, ये बिल्कुल सही है, लिख लो भाई, कोई शक की बात नहीं है इसमें, ठीक है। लिख लीजिए इसको, लिखा सभी ने? यहां पे आके ये सारी बातें लिख लो यार, लिख लिया सभी ने भी? बहुत ही शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। व्हेन 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड ए at 100 degree Celsius is added to 50 gram of liquid B at temperature 75 degree Celsius, the temperature of the mixture becomes 90 degree Celsius, ठीक है। So the temperature of the mixture becomes 90 degree Celsius। भाई पहली बात तो यहाँ पे 100 ग्राम लिक्विड है तो यहाँ पे एक लिक्विड A हो जाएगा, लिक्विड A जो कि 100
ग्राम का है कितने टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको ऐड किया जा रहा है एक लिक्विड के साथ, बी वाले के साथ, इसको ऐड किया जा रहा है लिक्विड बी के साथ जो कि 50 ग्राम्स का है, और इसका टेम्परेचर जो होगा वो है कितना, 75 डिग्री सेल्सियस। जब इन दोनों का आपने ऐड किया, जब इन दोनों का आपने ऐड किया तो मिक्सचर आपको मिला 90 डिग्री सेल्सियस का, मिक्सचर आपको मिलेगा 90 डिग्री सेल्सियस का। तो यही प्रोसेस आप दोबारा रिपीट करेंगे, बट इस बार मास को इंक्रीज कर देंगे। अब आपने क्या किया, लिक्विड ए लिया आपने, लेकिन इसका जो मास है बेटा 100 ग्राम का था, आज भी आपने 100 ग्राम लिया, 100 डिग्री पे था, आज भी आपने 100 डिग्री सेल्सियस लिया, लेकिन इसको ऐड किया लिक्विड बी में जो कि 50 ग्राम है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर आप देख रहे होंगे बेटा ये है 50 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कि अब यहां पे मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, मिक्सचर का टेम्परेचर यहां पे क्या होगा ये आपको बताना है। जब 100 डिग्री का लिक्विड ए फिर 75 डिग्री के लिक्विड बी के साथ मिलता है तो मिक्सचर का टेम्परेचर 90 डिग्री है। तो 100 डिग्री का अगर लिक्विड ए मिल जाए 50 डिग्री के लिक्विड बी से तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। चलो भाई, इनके नामकरण केसेस के हिसाब से कर दूं तो यह हमारा केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यहां पे हमारे पास ये केस नंबर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं केस फर्स्ट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। मेरा पहला टास्क होता है कि मैं केस फर्स्ट को सॉल्व करूं। तो लेट्स सॉल्व दिस अगेन ऑन द नेक्स्ट पेज। सॉल्विंग केस फर्स्ट, केस फर्स्ट को सॉल्व किया गया हमने। तो बेटा यहां पे जब आप केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो यहां पे हीट रिलीज ये करेगा, हीट एब्जॉर्ब ये करेगा। तो यहां पे आना कहां तक है, यहां तक। तो यहां से लेके यहां तक ये करेगा हीट को रिलीज, और यहां से लेके यहां तक आने में ये करेगा हीट को एब्जॉर्ब। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है हीट रिलीज हीट एब्जॉर्ब के बराबर होना चाहिए। सो क्यू रिलीज इज इक्वल्स टू क्यू एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्यू रिलीज इक्वल्स टू क्यू एब्जॉर्ब हो जाएगा बेटा। 100 ग्राम का लिक्विड ए था तो 100 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ए इंटू टेम्परेचर का चेंज 100 डिग्री से 90 डिग्री पे आ रहे इक्वल्स टू, भाई कितने ग्राम का था वो दूसरा, 50 ग्राम का लिक्विड बी था तो 50 इंटू उसका स्पेसिफिक हीट बी का, और वो आ रहा था 90 डिग्री से 75 डिग्री में, ठीक है। सो 100 इंटू एस ए इंटू 10 इज इक्वल टू 50 इंटू एस बी इंटू बेटा 90 माइनस का 75 25 होता है कि 15 होते हैं, 15 होते हैं ना, शायद नहीं होते। चलो भाई 0 से 0 मरेगा, 5 से 2 टाइम्स मरेगा, फिर से 5 से 2 टाइम्स काट देते हैं, 5 से 3 टाइम्स काट देते हैं। तो 4SA इक्वल्स टू 3SB रिलेशन आ गया। तो SA को लिख सकते हैं 3/4 SB, SA को लिखेंगे 3/4 टाइम्स ऑफ SB, SA को क्या लिखते हैं 3/4 टाइम्स ऑफ SB। क्लियर रहेगी बातें, 3/4 टाइम्स ऑफ SB, ठीक है। अब केस फर्स्ट सॉल्व हो चुका है, नाउ इट्स टर्न फॉर द केस 2। सॉल्विंग केस 2, सॉल्विंग केस 2, सॉल्विंग केस नंबर 2। सेकेंड केस को सॉल्व किया, फिर से वही हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वही फिर से हीट रिलीज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, यहां पे मुझे नहीं पता मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, इज इक्वल्स टू 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, मुझे नहीं पता मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, लेकिन ये 50 डिग्री से गया था। क्लियर रहेगी बातें। फिर से वही बात, 0 से 0 मर जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो इट विल बी योर 2 टाइम्स ऑफ एस ए की जगह पे मैं लिख रहा हूं 3/4 टाइम्स ऑफ एस बी। 100 माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू एस बी, थीटा माइनस का 50। एस बी से एस बी मर जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स मर जाएगा, सो ये 2 उधर जाएगा, तो 3 इंटू 100 माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा माइनस का 50। So it comes out to be 300 minus का 3 theta is equals to 2 theta minus का 100।
ये माइनस का 100 इधर आएगा, 3 थीटा उधर जाएगा, तो इट विल बी 400 इज इक्वल्स टू 5 थीटा। सो 5 8 40, थीटा बनेगा यहाँ पे 80 डिग्री का। इस केस में मिक्सचर का टेम्परेचर जो बनने वाला है वो है 80 डिग्री का। पहले मिक्सचर का टेम्परेचर 90 डिग्री बन रहा था, आज मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 डिग्री इज योर करेक्ट ऑप्शन, जो कि डी ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, तो जब 75 डिग्री का लिक्विड बी मिलाया था तो मिक्सचर का टेम्परेचर था 90 डिग्री। जब 50 डिग्री का लिक्विड बी मिलाओगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा 80 डिग्री का। तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्लियर रहेगी बात सभी को? नोट करो इसको। किया नोट सभी ने? बहुत बढ़िया। यहां पे आइए, इसको भी नोट कीजिए। यहां पे फाइनल अपना कंप्लीट हो जाता है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। यहां पे अपने कैलोरीमेट्री के कुछ सवाल जो मैंने आपको कराया, उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे। ऐसा नहीं कि सवाल बहुत कम है, इसके सवाल और भी होंगे। आप और सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे, उनको भी सॉल्व कीजिए, वो जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वीडियो दोबारा देखना हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, magnetbrain.com पे। यहां पे आपको IIT JEE पे जाना है, और यहां आप देखेंगे तो हमारे क्रैश कोर्स के सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किसी में भी कोई डाउट हो तो आप यहां पे आके उनके लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऐसा चीजों को फॉलो करते हुए चलिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो टारगेट है एक दिन में एक चैप्टर को लेके, है ना, तो वो मैं कोशिश करूं कि कंप्लीट कर सकूं। तो बस यही है आज की कहानी। बाकी अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा देना, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाकी अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचा दीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बस इतनी ही बातें आज के सेशन के लिए। अगले सेशन में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो एक अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक अगेन इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा वेट कर रहा है। देखते हैं क्या होगा उसमें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।